हेलो घोस्टली आर्मी, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं 2011 में रिलीज हुई फिल्म द राइट की स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा, जिसको डायरेक्ट किया है माइकल हेफस्टॉर्म ने और लिखा है माइकल पेट्रोनी ने। इस फिल्म की IMDb रेटिंग है 6 स्टार्स आउट ऑफ 10 और ये फिल्म काफी अच्छी है। प्रॉपर हॉरर फिल्म है और जहां पर एग्जॉर्सिज्म शब्द आ जाए वहां तो बस मजे ही बन जाते हैं। दोस्तों, 2009 में द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एग्जॉर्सिस्ट नाम की एक किताब को एक इटली के जर्नलिस्ट मैट बाइलियो ने पब्लिश किया था। फिल्म की कहानी कुछ इसी बुक पर आधारित है। फिल्म की काफी सारी घटनाएं फिक्शनल भी हैं और इस फिल्म से जुड़े हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। राइट मूवी के अंदर जिस डीमन के बारे में बात की गई है मैं उसको भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो मेक श्योर यू स्टे टिल द एंड। और दोस्तों, मेरी रिसेंट वीडियो टेरिफाइड मूवी के बारे में है, जो कि बहुत ही बढ़िया हॉरर मूवी है, बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो आई हाईली रिकमेंड कि आप उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड अगर आपको द राइट मूवी को देखना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इसके बदले में आपको बस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो फिल्म की कहानी माइकल कोवैक और उसके डैड के साथ में शुरू होती है। वो दोनों मॉर्टिशियंस थे और एक लेडी की बॉडी को फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। मॉर्टिशियंस बेसिकली मृत लोगों को फ्यूनरल के लिए तैयार करते हैं। माइकल अपने डैड से ये पूछता है कि उसने सुसाइड कैसे किया। उसके डैड कहते हैं कि उनका काम सेवा करना है, मरे हुए लोगों के बारे में बात करना अपशगुन होता है। क्लोजअप शॉट्स में उस लेडी का ब्रेसलेट, नेकलेस और डेविल का एक टैटू भी दिखाया जाता है। अब कुछ दिन बाद माइकल अपने दोस्त से बॉक्सिंग रिंग में मिलता है और ये कहता है कि उसने सेमिनरी कॉलेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम को पास कर लिया है और वो वहां पर जा रहा है। सेमिनरी कॉलेज वो होते हैं जहां पर मेजरली क्रिश्चियन थियोलॉजी यानी कि धर्मशास्त्र पढ़ाया जाता है। चर्च में प्रीस्ट बनने के लिए ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। उसका दोस्त पूछता है कि सेमिनरी कॉलेज क्यों, उसके ग्रेड्स अच्छे हैं, वो कहीं पर भी जा सकता है। इस पर माइकल ये कहता है कि उसके परिवार में वो या तो एक मॉर्टिशियन बन सकता है या फिर एक प्रीस्ट। 4 साल का कोर्स होगा, फ्री स्कॉलरशिप है, एंड में वो कोई भी बहाना देके चर्च ज्वाइन करने से बच सकता है। अब कहानी 4 साल आगे बढ़ती है। माइकल और बाकी स्टूडेंट्स अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब यहाँ पर फादर मैथ्यूज सभी स्टूडेंट्स को अपनी ड्यूटी याद दिलाते हैं। बाद में वो माइकल से भी अकेले में मिलकर पूछते हैं कि उसने साइकोलॉजी, हिस्ट्री, अकाउंटेंसी में टॉप मार्क्स निकाले हैं, बट थियोलॉजी के अंदर उसके मार्क्स बेहद कम आए हैं। वो माइकल को वीकेंड में मिलने के लिए भी कहता है। अब माइकल उसी रात में फादर मैथ्यूज को एक ईमेल लिखकर अपना रेजिग्नेशन दे देता है। वो कहता है कि उसकी आस्था उतनी पक्की नहीं है कि वो चर्च के प्रीस्ट के रूप में काम कर सके। अब ये सब देखने के बाद फादर मैथ्यूज माइकल से मिलने आते हैं। उस वक्त वो एक रोड को क्रॉस कर रहा था ताकि वो वहां से भाग जाए। अब घबराकर फादर मैथ्यूज को ठोकर लगती है और वो रास्ते पर चल रही एक साइकिलिस्ट पर गिर जाते हैं। वो साइकिलिस्ट भी एक वैन के नीचे आती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। माइकल उस लेडी को बचाने के लिए जाता है पर वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड थी। उस लेडी का नाम सैंड्रा था, जो कि माइकल से उसे ब्लेस करने के लिए कहती है ताकि उसके सारे पाप धुल जाएं। माइकल भी एक अच्छे पादरी की तरह उसे ब्लेस करता है। अगले दिन फादर मैथ्यूज माइकल से ये कहते हैं कि वो उसके लेटर को आगे नहीं भेजेंगे क्योंकि उन्हें ये लगता है कि वो सच में एक अच्छा प्रीस्ट बन सकता है। वो कहते हैं कि डिमोनिक एक्टिविटीज हर साल बढ़ती जा रही हैं। चर्च के पास एक्सपर्ट एग्जॉर्सिस्ट्स की कमी है, इसलिए वेटिकन्स रोम में दुनिया भर के काबिल प्रीस्ट्स को एक स्पेशल 2 महीने की ट्रेनिंग दे रही है। यदि वो उसमें सफल हो गया तो उसे एक अच्छी पोस्ट मिलेगी। अब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी में एग्जॉर्सिस्ट वो होते हैं जो किसी भी आदमी या जगह में छिपी डिमोनिक ताकत को बाहर निकाल सकें। इस तरह के रिचुअल को द राइट कहते हैं। यह एक स्पेशलाइजेशन होती है। माइकल मजाक में फादर से ये कहता है कि उसे प्रीस्ट बनने में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं और वो उसे एग्जॉर्सिस्ट बनने के लिए कह रहे थे। अब फादर उसको इनडायरेक्टली ये वार्न करते हैं कि यदि वो चर्च ज्वाइन नहीं करेगा तो उसकी स्कॉलरशिप फीस, जो कि $1,00,000 थे, उसे चर्च स्टूडेंट लोन में कन्वर्ट कर देगा। माइकल अब कोई और ऑप्शन ना होने के कारण 2 महीने के पेड वेकेशन के तौर पर रोम जाता है। वो एक स्केप्टिक था, वो डीमंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था। अब वहां पर पहुंचकर अपनी फर्स्ट क्लास में फादर जेवियर एग्जॉर्सिज्म के बेसिक रूल समझाते हैं। एग्जॉर्सिज्म करने से पहले चर्च के प्रीस्ट को मेडिकल और साइकियाट्रिक रीजंस को एलिमिनेट करना होगा।
ये सुनिश्चित करना होगा कि वो आदमी कहीं डीप डिप्रेशन से, एंजाइटी से, ट्रॉमा से या फिर स्किज़ोफ्रेनिया से तो नहीं सफर कर रहा है। डिमोनिक पोजेशन के लक्षण सूक्ष्म यानी कि सटल होते हैं। समाज से दूर रहना, किसी भी चीज में इंटरेस्ट ना लेना, लगातार फिजिकल पेन में रहना इत्यादि। अब यहाँ पर उस क्लास के अंदर फादर जेवियर कुछ फोटोज और वीडियोस को दिखाकर डिमोनिक पोजेशन का एग्जाम्पल भी देते हैं। इसी क्लास के दौरान माइकल की मुलाकात एंजेलिना नाम की एक जर्नलिस्ट से होती है, जो कि डोमिनिकन पेपर के लिए एक आर्टिकल लिखने के लिए वो कोर्स कर रही थी। कुछ क्लासेस के बाद फादर जेवियर माइकल की स्केप्टिज्म को नोटिस करते हैं और उसे प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए फादर लूकस से मिलने के लिए बोलते हैं। अब माइकल फादर लूकस के घर जाता है। उनका घर एक खंडर जैसा था और उनके वहां पर कई सारी बिल्लियां थी जिनको वो खास पसंद नहीं किया करते थे। फादर लूकस माइकल को अंदर बुलाते हैं और उसी वक्त उनकी एक क्लाइंट अपनी 16 साल की भतीजी रोज़ेनिया को वहां पर लेकर आती हैं। हम यहाँ पर रोज़ेनिया का एक बिहेवियर नोटिस करते हैं कि उसको बिल्लियों से कुछ ज्यादा ही प्यार था। माइकल पूछता है कि आपको कैसे पता कि वो पजेस्ड है। फादर लूकस माइकल को अपनी कोई भी पर्सनल चीज को एक बैग में डालने के लिए कह देते हैं। माइकल अपनी अमेरिकन करेंसी को एक बैग में डाल देता है और ये दोनों इंटेरोगेशन करने के लिए चले जाते हैं। बेसिकली यहाँ पर रोज़ेनिया डिमोनिक एंटिटी की शिकार हो गई थी और फादर लूकस उसी को ठीक करने के लिए यहाँ पर प्रोसीजर कर रहे थे। फादर लूकस रोज़ेनिया से ये पूछते हैं कि बताओ कि माइकल के बैग के अंदर क्या है। रोज़ेनिया ये कहती है कि वो ये चीज कैसे बता सकती है। फादर लूकस अब उसे गेस करने के लिए कहते हैं पर रोज़ेनिया मना कर देती है। फादर लूकस अब उस पर चिल्लाकर प्रेशर डालने लगते हैं। अब धीरे धीरे रोज़ेनिया के अंदर का डीमन जागने लगता है और कुछ देर बाद वो ये बताती है कि उसके बैग के अंदर एक अमेरिकन डॉलर है। माइकल अब अपने बैग को खोलकर उस करेंसी को सबको दिखाता है। फादर लूकस ये कहते हैं कि पोजेशन को टेस्ट करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पोजेस्ड हुए लोगों को अनजान सब्जेक्ट्स की भी जानकारी होती है। अब फादर लूकस लैटिन में कुछ चैंटिंग करते हैं। इससे रोज़ेनिया अजीब तरीके से बिहेव करती है। फादर को अलग अलग आवाजों में गाली देने लगती है पर फादर लूकस अपना काम जारी रखते हैं और एंड में रोज़ेनिया को शांत करते हैं। रोज़ेनिया और उसके आंट के जाने के बाद में माइकल स्केप्टिज्म से ये पूछता है कि क्या अब उसके अंदर का डीमन चला गया है। फादर ये कहते हैं कि पूरी तरह से स्पिरिचुअल लिबरेशन के लिए महीने और सालों लग जाते हैं। ये एक लंबा प्रोसीजर है। और हाँ, यहाँ पर एक खास बात ये थी कि रोज़ेनिया प्रेग्नेंट थी। उसी रात एक कॉफी शॉप के बाहर एंजेलिना माइकल से मिलती है और ये कहती है कि वो एक जर्नलिस्ट है, एग्जॉर्सिज्म के ऊपर आर्टिकल लिख रही है। वो फादर लूकस से इंटरव्यू करना चाहती थी पर फादर लूकस ने मना कर दिया। एंजेलिना माइकल को अपना कार्ड देकर अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करने के लिए कहती है। वो ये कहती है कि वो खुद भी सच को ढूंढ रही है। अगले दिन क्लास में फादर जेवियर ये कहते हैं कि जैसे एंजल्स की हायरार्की होती है वैसे ही डीमंस की भी होती है। डीमंस के भी नाम होते हैं जैसे बेल्ज़ेबब, लेवियाथान और बाल। तभी अचानक क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और क्लास वहीं पर खत्म हो जाती है। क्लास के बाद रोज़ेनिया का ब्रेसलेट माइकल को अपनी कोट के पॉकेट से मिलता है और ये सिमिलर ब्रेसलेट हमने स्टार्टिंग वाली डेड बॉडी के हाथों में भी देखा था। वो अब सीधा फादर लूकस के पास जाता है और वो दोनों अब फिर से रोज़ेनिया का इंटेरोगेशन करने लगते हैं। माइकल पूछता है कि क्या उसने ब्रेसलेट को उसकी पॉकेट में डाला था। रोज़ेनिया ये कहती है कि नहीं, उसने नहीं डाला, डीमन ने डाला है। माइकल ये पूछता है कि उसे वो ब्रेसलेट किसने दिया। रोज़ेनिया ये कहती है कि ये ब्रेसलेट उसके डैड ने उसको दिया था। माइकल अब फादर से ये पूछता है कि उसका डैड अब कहाँ पर है। फादर ये कहते हैं कि कुछ महीने पहले ही वो अपना घर छोड़कर चला गया था। अब माइकल रोज़ेनिया के ब्रेसलेट को फिर से उसके हाथों पर बांध देता है। फादर फिर से लैटिन में चैंटिंग करने लगते हैं और रोज़ेनिया के अंदर का डीमन फिर से जाग जाता है। रोज़ेनिया फिर से अजीब तरह से बर्ताव करने लगती है, चीखने चिल्लाने लगती है। इस बार वो माइकल से डायरेक्टली कह देती है, याद है वो खुदकुशी करने वाली लेडी, उसने तुम्हें हाय कहा है। रोज़ेनिया अब उसी लेडी की बात कर रही थी जो कि फिल्म के फर्स्ट सीन में दिखाई गई थी। माइकल को ये सुनकर थोड़ा सा शॉक लगता है। इसी बीच चैंटिंग के कारण से चिल्लाते हुए वो माइकल को अपना रेप करने को कहती है और उसको पसंद करने वाली एक लड़की के कुछ शब्द बोलती है जिससे माइकल बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वो तभी माइकल को बुरी तरह से गला घोटकर मारने लगती है और तभी इन चैंटिंग के चलते डीमन थोड़ा सा कमजोर पड़ता है और वो 3 काले नेल्स को अपने मुंह से उगलती है और बेहोश हो जाती है। बाद में
में माइकल फादर लूकस से ये पूछता है कि क्या रोज़ेनिया ने कभी किसी साइकियाट्रिस्ट को कंसल्ट किया है। फादर ये कहते हैं कि वही एक डॉक्टर हैं और वही उसकी देखभाल कर रहे हैं। माइकल अभी भी काफी ज्यादा स्केप्टिक था और वो ये कहता है कि उसके डैड ने ही उसका रेप किया है और वो उसी के गिल्ट में जी रही है। फादर उसे ये कहते हैं कि वो सिम्टम्स को देखे कि वो अचानक से ही वायलेंट होती है, अचानक से ही इंग्लिश बोलने लगती है। वो उन 3 नेल्स को दिखाकर पूछते हैं कि इसका क्या जवाब है। माइकल अब भी साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने लगता है। वो कहता है कि उसने रेडियो पर 1000 बार इंग्लिश गाने सुने होंगे, वो खुदकुशी करना चाह रही होगी और उसी गिल्ट के अंदर उसने इन 3 नेल्स को निगल लिया होगा। अब यहाँ पर ये सब सुनते हुए फादर उसको सावधान होने के लिए कहते हैं कि यदि तुम डेविल को नहीं मानोगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उससे बच पाओगे। बेसिकली ही मेंट कि अगर उसको डेविल को हराना है तो उसको गॉड पर और डेविल पर दोनों पर भरोसा करना होगा। अब अगले दिन फादर लूकस माइकल को एक बच्चे के घर पर ले जाते हैं जहां पर एक बच्चा अपने साथ हो रही अजीब सी चीजों के बारे में बयां करता है। वो कहता है कि उसने अपने सपने के अंदर एक म्यूल यानी कि एक खच्चर को देखा है और वो उसे मारने की कोशिश कर रहा है। वो उस पर हमला करता रहता है। सुबह जब भी वो उठता है तो उसके शरीर पर बहुत सारे घाव होते हैं और यहाँ पर वो अपने शरीर के घाव को भी दिखाता है। फादर लूकस उसे देखकर मॉम को उसके पिलो को लाने के लिए कहते हैं। वो कुछ चैंटिंग करके उसके पिलो से एक फ्रॉग को बाहर निकालते हैं। वो उस फ्रॉग को जलाकर उस पूरी बिल्डिंग को चैंटिंग करके डीमंस फ्री करने लगते हैं। इसी बीच वो बच्चा माइकल को देखकर कुछ अजीब सी बात अपनी माँ के कान में बोलता है और उसकी माँ उस बात को सुनकर घबराकर उसे चुप करवाती है। अब ये दोनों ही घर वापस आ जाते हैं। माइकल को फादर लूकस के बैग में से फिर से फ्रॉग की आवाज आती है और वो उसको पास के ही पॉन्ड में फेंकने जा रहा था, पर वहां पर पहले से ही कई सारे फ्रॉग्स थे। माइकल को यकीन हो जाता है कि ये फादर की सिर्फ एक ट्रिक थी। वो गुस्से में जाकर फादर से इस बारे में पूछने ही वाला था कि तभी फादर उसे ये कहते हैं कि रोज़ेनिया ने खुदकुशी करने की कोशिश की है और वो हॉस्पिटल में है। अब ये दोनों हॉस्पिटल में ही उसका इंटेरोगेशन करने लगते हैं। अब यहाँ पर इंटेरोगेशन का मतलब एक्सॉर्सिज्म है। डॉक्टर्स भी ये कहते हैं कि उन्होंने उसको शांत करने के लिए सारी मेडिसिन ट्राई कर ली हैं और उस पर कुछ भी काम नहीं कर रहा है और लीगली वो उस पर कुछ और नहीं कर सकते। रोज़ेनिया के अंदर का डेविल अब पूरी तरह से जाग गया था। माइकल उससे ये पूछता है कि वो रोज़ेनिया के साथ क्या करने वाला है। डीमन माइकल को डाउटर कह के पुकारता है, उससे डरने के लिए ऑर्डर करता है और ये कहता है कि वो रोज़ेनिया की जान लेना चाहता है और उसको तड़पाकर उसे बहुत मजा आता है। माइकल अभी भी स्केप्टिज्म से ये कहता है कि वो डेविल और डीमंस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि वो असल में होते ही नहीं हैं, जिस पर ये डीमन बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। बाद में माइकल फादर लूकस से नाराजगी से ये कहता है कि उन्हें एक साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, ना कि एक प्रीस्ट की। वो फादर लूकस को उनका बैग ऑफ ट्रिक्स देकर चला जाता है। फादर लूकस उससे ये बोलते हैं कि डीमन ने इसे भी मूर्ख बना दिया है। कुछ देर बाद रोज़ेनिया का हार्ट रेट बढ़ने लगता है और वो ब्लीड करने लगती है। उसका बेबी हार्ट अटैक और वो एक्सेसिव ब्लीडिंग से मर जाती है। फादर लूकस को ये देखकर बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोने लगते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि उनके कारण से ऐसा हुआ है। और यहाँ पर उनका इमोशनल होने का एक और कारण था कि एक 15 साल का बच्चा एक्सॉर्सिज्म करते वक्त मारा गया था, जिसका दोष उन्होंने खुद को ही दिया था। और यहाँ पर रोज़ेनिया की उम्र भी 16 साल की ही थी, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे और उनका विश्वास भी थोड़ा थोड़ा डगमगाने लगा था। अब माइकल ये पूरी मेडिकल नेग्लिजियंस की कहानी एंजेलिना से शेयर करता है। बाद में माइकल उससे ये पूछता है कि उसे इस टॉपिक पर इतना ज्यादा इंटरेस्ट क्यों है। एंजेलिना ये कहती है कि उसका एक भाई था जिसको उसके पेरेंट्स ने 19 साल की उम्र से ही मेंटल इंस्टीट्यूशन में लॉक करवा दिया था। वो कभी कभी ऐसी बातें कहा करता था जो कि सच हो जाया करती थी और वो सभी हमेशा डरावनी होती थी। वो कहती है कि वो उस सच को जानना चाहती है कि वो वाकई में पागल था या फिर वो कोई डिमोनिक पोजेशन था। अब जब रात में माइकल अपने कमरे में सो रहा था तो उसको एक डरावना सपना आता है। सपने में वो अपने घर में एक बॉडी को प्रिपेयर कर रहा था। तभी अचानक से ही एक लंबे नाखूनों वाला हाथ जिस पर रोज़ेनिया का ब्रेसलेट था वो उसके सामने आता है। माइकल उस हाथ को पकड़कर उस पर 3 बार फूंकता है और वो अचानक से ही उसके गले को पकड़कर दबाने लगता है। माइकल घबराकर नींद से उठता है और तभी वहां पर फादर जेवियर आकर माइकल से ये कहते हैं कि उसके लिए एक अर्जेंट फोन है यूएस से।
फोन कॉल के द्वारा उसको एक खबर दी जाती है कि उसके डैड को हार्ट अटैक हुआ है और उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखा गया है। फादर जेवियर माइकल को यूएस जाने के लिए भी कह देते हैं। यहाँ पर माइकल के साथ में अब अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। पहले उसका कमरा फ्रॉग से भर जाता है। जब वो एयरपोर्ट पर जाता है तो उसे ये पता चलता है कि आइसलैंड में हुए वॉल्केनिक इरप्शन से सारे के सारे यूरोप की फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। अपने रूम के अंदर इन फ्रॉग्स को देखते हुए वो एक होटल के अंदर कमरा बुक करता है और अपने डैड के हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर फोन लगाता है। जब रिसेप्शनिस्ट उसके कॉल को कंसर्न डॉक्टर को ट्रांसफर करती है तब उसे उसके डैड की आवाज सुनाई देती है। उसके डैड ये कहते हैं कि माइकल मैं कहाँ पर हूँ, मुझे घबराहट हो रही है। माइकल उन्हें शांत करने की कोशिश करता है पर तभी फोन के अंदर कुछ डिस्टरबेंसेस होती हैं और डॉक्टर लाइन पर आते हैं। वो ये कहते हैं कि मिस्टर कोवैक की डेथ 6 घंटे पहले हो गई है। उनको बचाने की पूरी कोशिश की गई थी बट वो सक्सेसफुल नहीं हुए। माइकल को ये सब सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक लगता है और वो ये कहता है कि मैंने अभी अभी अपने डैड से बात की थी, ये कैसे मुमकिन है। यहाँ पर डॉक्टर माइकल को ये कहते हैं कि मिस्टर कोवैक की डेथ 6 घंटे पहले ही हो गई है और वो भी उन सभी के सामने। अब माइकल अपने बचपन की यादें, उसकी माँ का फ्यूनरल और अपने माँ के द्वारा दिया गया एक पोस्ट कार्ड देखकर रोने लगता है जिसके अंदर उस पर जीसस क्राइस्ट का हाथ है, ऐसा उसकी माँ ने उसको कहा था। उसे अब और भी ज्यादा अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती हैं। माइकल को अपने डैड और रोजानिया की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वो उसका पीछा करते करते होटल के सामने आ जाता है। वहाँ पर उसे लाल आंखों वाला म्यूल यानी कि खच्चर दिखाई देता है जैसा कि उस लड़के ने कहा था। उसके आसपास की सारी जगह ऐश से भर गई थी, यानी कि राख से। माइकल को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। अब अगले ही पल उसके आसपास की जगह फिर से नॉर्मल हो जाती है। माइकल घबराकर एंजेलिना को फोन करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है। वो दोनों अब उस बच्चे के घर जाते हैं जहाँ पर उस बच्चे ने कुछ कहा था। माइकल एंजेलिना से उस बच्चे की माँ को पूछने के लिए कहता है कि जब वो और फादर लूकस उसके घर आए थे तब उसके बेटे ने उनके कान में क्या कहा था। एंजेलिना वही सारी बातें उनकी भाषा में उनसे पूछती है। उस बच्चे की माँ ये कहती है कि उसने ये कहा था कि माइकल के डैड जल्दी ही मरने वाले हैं। वो बच्चा ये कहता है कि अब माइकल ने भी उस डीमन को देख लिया है। अब माइकल रोते हुए वहाँ से जाता है और एंजेलिना से ये कहता है कि उसके डैड मर गए हैं। एंजेलिना को ये सुनकर एक बहुत बड़ा शॉक लगता है। अब वो दोनों फादर लूकस से मिलने जाते हैं जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करने लगे थे। अब यहाँ पर रोजानिया के डेथ के बाद में उनका विश्वास जो था वो थोड़ा सा डगमगा गया था, जिसके बाद डीमन ने अब फादर को पजेस कर लिया था। उनका बिहेवियर बहुत जल्दी चेंज हो रहा था। हम एक सीन को भी देख पाते हैं जहाँ पर पजेस होने को लेकर पूरी श्योरिटी हमको हो जाती है। वो एक ब्लैक नेल को अपने मुंह से उगलते हैं। वो अपने घर के सामने बिना होश के बारिश में भीग रहे थे। माइकल अब उनको घर के अंदर लेकर जाता है पर तभी फादर लूकस को फिर से होश आता है तो वो माइकल को फादर जेवियर को बुलाने के लिए कहते हैं। उनको एग्जॉर्सिज्म की सख्त जरूरत थी। माइकल फादर जेवियर को बुलाने जाता है पर वो आउट ऑफ स्टेशन रहते हैं। उनका फोन भी बंद था। जब माइकल और एंजेलिना वापस आते हैं तब तक फादर लूकस पूरी तरह से डीमन के पोजीशन में चले गए थे। अब वो एंजेलिना को बाहर लॉक करके माइकल से बात करने लगते हैं। माइकल को डीमंस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, इसलिए पहले डीमन लूकस उसे विश्वास दिलाने के लिए कुछ ट्रिक्स आजमाता है। वो उसको उसके डैड के हॉस्पिटल का नाम, मरने का टाइम बताता है। कहता है कि मरते टाइम वो एकदम शॉक में थे। वो माइकल से ये कहता है कि उसने उनका साथ छोड़ दिया था, इसलिए वो हमेशा दुख में थे और उन्होंने उसको कभी भी प्यार नहीं किया। माइकल अब भी डीमन पर विश्वास नहीं करता और बस बहस करने लगता है। तभी अचानक फादर लूकस अपने पोजीशन से अपने आप ही बाहर आ जाते हैं और गॉड से प्रे करने लगते हैं। डीमन अब उनके दोनों हाथों को पीछे करके टॉर्चर करने लगता है। इसी बीच वो माइकल को उन्हें बांधने के लिए भी कहते हैं। अब माइकल एंजेलिना को अंदर बुलाकर उसकी मदद से फादर लूकस को एक कुर्सी से बांध देते हैं। माइकल फादर पर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने लगता है, जिसके चलते फादर लूकस के अंदर का डीमन भी अब जागकर चिल्लाने लगता है। माइकल की चैंटिंग का कोई भी असर उस पर नहीं हो रहा था, क्योंकि माइकल ना तो गॉड में बिलीव रखता था और ना ही डीमंस पर। उसने सिर्फ फ्री डिग्री के लिए सेमिनरी स्कूल को ज्वाइन किया था। फादर लूकस के अंदर का डीमन उसकी कोशिश पर बहुत तेज हंसने लगता है।
माइकल अब कमरे से बाहर जाकर एंजेलिना से ये कहता है कि वो ये काम नहीं कर सकता, वो उतना स्ट्रांग नहीं है, उसमें श्रद्धा नहीं है। एंजेलिना उसे ये कहती है कि वो घर से भागकर कहीं भी जा सकता था, पर अब वो यहाँ पर आया है, ये डेस्टिनी है, वो अकेला नहीं है। तभी माइकल को अपनी माँ की दी हुई वो पोस्ट कार्ड याद आती है जिस पर लिखा था, गॉड हमेशा तुम्हारे साथ है। अब माइकल पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्जॉर्सिज्म करता है। फादर लूकस के अंदर का डीमन पहले बेकाबू होकर एंजेलिना पर हमला करता है और बाद में माइकल पर भी हमला करता है। माइकल पूरे श्रद्धा से चैंटिंग करता है और उस डीमन को अपना नाम बोलने पर मजबूर कर देता है। डीमन अंत में अपना नाम बाल कहता है। कुछ पल के चैंटिंग के बाद में वो फादर लूकस की बॉडी को छोड़कर चला जाता है। अब फादर लूकस पूरी तरह से ठीक होकर माइकल का धन्यवाद करते हैं। माइकल अब अपने घर में वापस आ जाता है और न्यूज में एंजेलिना के आर्टिकल यानी कि द मेकिंग ऑफ मॉडर्न एग्जॉर्सिस्ट को पढ़ता है। वो चर्च भी ज्वाइन करता है ताकि वो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की मदद कर सके। मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी एज फाइनली एक अच्छी एंडिंग जहाँ पर डीमन हार गया और अच्छाई की जीत हुई। अब इस फिल्म के अंदर कुछ छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं डीमन बाल के बारे में। तो लेसर की ऑफ सोलोमन में ये बताया गया है कि बाल डीमन जो है वो हौसली आवाज वाला राजा है, यानी कि म्यूल, जैसा कि फिल्म के अंदर दिखाया गया है। यह किसी भी इंसान को एक अलग ही डायमेंशन में लेकर उसको रियल वर्ल्ड के लिए गायब कर सकता है, जैसा कि माइकल के साथ में हुआ था उस राख वाले सीन में। इसकी अपीयरेंस 4 चीजों के रूप में हो सकती है। सबसे पहला म्यूल यानी कि खच्चर, और उसके बाद में कैट्स, और इसलिए ही रोजानिया को कैट से बहुत ज्यादा प्यार था बिकॉज उसके अंदर यही डीमन था। फादर लूकस को इसलिए ही ये बिल्लियां ज्यादा पसंद नहीं थी। तीसरा रूप है फ्रॉग्स का। तो फ्रॉग्स भी इस डीमन के होने का इंडिकेशन है। और सबसे आखिरी में है ह्यूमन। कई बार ये ह्यूमन वॉइसेस और ह्यूमंस के रूप में भी दिख सकता है, जैसे माइकल को उसके डैड के रूप में ये दिखा था, या फिर कई बार इन्हीं सभी के रूप में एक साथ भी ये दिख सकता है। इसके अंडर 66 लीजियंस ऑफ डीमन की आर्मी आती है, विच इज रियली क्रेजी। इस फिल्म के अंदर यही दर्शाया गया है कि बिना डेविल पर यकीन करे आप उसको नहीं हरा सकते। इट्स लाइक कि डिजीज के बारे में अगर ना पता हो और इलाज का भी कोई आइडिया ना हो तो दिक्कत तो होनी ही है। माइकल का बिलीफ एंड में आकर गॉड और डेविल दोनों पर हो गया था, जिससे फाइनली वो इस डीमन पर भारी पड़ा और उसने जीत हासिल की एंड ही बिकेम अ प्रीस्ट। फिल्म के अंदर जब फादर ने उस फ्रॉग को जलाया था तो फादर के बैग के अंदर कई सारे फ्रॉग्स आ गए थे, जिसके चलते माइकल का भरोसा फादर लूकस से उठ गया था। ये सब उस डीमन का ही काम था। इसमें फादर ने कोई भी ट्रिक नहीं अपनाई थी, बट अल्टीमेटली माइकल फाउंड हिज वे। बाकी मूवी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है और अच्छी बात यह है कि ये ट्रू इवेंट्स पर बेस्ड है, जिसके बारे में अब बात शुरू होगी। तो इस फिल्म से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये हैं कि माइकल कोवैक की स्टोरी इंस्पायर्ड है कैलिफोर्निया के एक प्रीस्ट फादर गैरी थॉमस से। फादर गैरी थॉमस 2005 में जब वो 52 साल के थे तब उन्होंने रोम में एग्जॉर्सिज्म का कोर्स लिया था। तब उनके साथ इटली में सेटल हुए अमेरिकन जर्नलिस्ट मैट बइलियो ने भी ये कोर्स लिया था। फादर गैरी 14 साल की उम्र में मॉर्टिशियन के इंटर्न बने थे। हाई स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने मॉर्चुरी साइंस में 4 साल की डिग्री हासिल की। 25 साल की उम्र तक काम करने के बाद में उन्होंने सेमिनरी स्कूल को ज्वाइन किया। सेमिनरी स्कूल से एक मास्टर प्रोग्राम है जिसको ज्वाइन करने के लिए बेसिक डिग्री की जरूरत होती है। फादर लूकस की कैरेक्टर इटली के एग्जॉर्सिस्ट फादर कैरमाइन दे फिलिपिस के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने 80 से भी ज्यादा एग्जॉर्सिज्म किए थे। फिल्म के अंदर ये दिखाया गया है कि पजेस्ड पीपल प्रीस्ट के पास्ट इवेंट्स को भी जान सकते हैं, जो कि एक फिक्शन है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फिल्म के मुताबिक पजेस्ड पीपल के अंदर का जो डीमन है वो प्रीस्ट के अंदर भी आ सकता है, जो कि एक फिक्शन है। पजेशन कोई कंटेजियस डिजीज नहीं है। पजेस्ड पीपल ब्लैक नेल्स की स्टोरी भी फिक्शनल है। बुक के अंदर ये कहीं भी नहीं मिलता। बेसिकली एग्जॉर्सिज्म एक लंबा प्रोसीजर होता है जो कि सबसे आखिर में किया जाता है। सो दिस वॉज माई टेक ऑन द राइट मूवी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट और धांसू होने वाली है। मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। यूजर नेम है गोस्ट सीरीज 147। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए